तो चलिए, जैसा कि हम लोग देखे थे कि हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे थे। पिछली वीडियो जो अपलोड किया गया था, दरअसल उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आवाज़ नहीं जा पा रही थी। तो वो जो क्वेश्चन हम कराए थे उस दिन, उसका तो कोई मतलब अब रह नहीं गया, तो उसे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। और आज हम लोग इस क्लास में पिछला जो क्वेश्चन हम कराए थे उसको भी सॉल्व कराएंगे, और बाकी इसमें जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होगा। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें आवाज़ ना होने की वजह से वो क्लास तो बेकार है, उसका कोई मतलब है नहीं। तो चलिए आज फिर से एक बार हम प्रयास करते हैं एक बार फिर समझने का। तो जहाँ तक क्वेश्चन समझाए थे, थोड़ा सा इसे पढ़ा चुके हैं पिछली वाली वीडियो में भी, तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसे एक बार फिर से पढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कम से कम 5 से 6 या 7 क्वेश्चन एकदम अच्छे से। आज वही क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे कर चुके हैं। पूछा जा रहा है कि एक्सचेंज ट्रेड करेंसी डेरिवेटिव के संदर्भ में एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव ETCD के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए, यह एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार विनियमित स्टॉक एक्सचेंजों पर होता है। बिल्कुल, एक्सचेंज ट्रेड करेंसी डेरिवेटिव जो होता है ये एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है। क्या है? ये एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है। याद रखिए, से नोट करिए, ETCD जो है यह एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार जो किया जाता है वो विनियमित स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला कथन क्या है? एकदम सही है। चलिए नीचे वाला देखें, इसे सेबी और RBI दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है। बिल्कुल, तो याद रखिए, एक्सचेंज ट्रेड करेंसी डेरिवेटिव को सेबी और RBI दोनों द्वारा क्या किया जाता है? तो विनियमित किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो हम लोग देखें, एक्सचेंज ट्रेड करेंसी डेरिवेटिव के संदर्भ में कथन पूछा था, तो कथन एक में क्या कहा था? यह एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार विनियमित स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। तो बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा है, इसे सेबी और RBI दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है। तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो ETCD को सेबी और RBI दोनों द्वारा क्या किया जाता है? विनियमित किया जाता है। तो दोनों कथन क्या है? ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है ये, तो चलिए देखिए, इसे भी हम समझाए थे। ठीक है, तो ये देखिए, भारत में मुद्रास्फीति के माप के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पूछा, थोक मूल्य सूचकांक WPI का आकलन वस्तुओं और सेवाओं की थोक कीमत के आधार पर किया जाता है। यह क्वेश्चन था। वर्तमान में लिखा है, वर्तमान में WPI की जो गणना की जाती है आधार वर्ष 2011-12 पर की जाती है। WPI का आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा किया जाता है। चलिए इसमें देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले जो पूछा जा रहा है थोक मूल्य सूचकांक WPI का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवाओं की थोक कीमत के आधार पर किया जाता है। तो नोट करिए, ये वाला कथन क्या है? गलत। तो याद रखिए, जब कभी भी WPI की गणना की जाती है या थोक मूल्य सूचकांक का आकलन किया जाता है तो उसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। इसे आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, किसको शामिल नहीं किया जाएगा? तो सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। सेवाओं को के अलावा इसमें अप्रत्यक्ष कर को भी शामिल नहीं किया जाता। अप्रत्यक्ष कर को भी शामिल नहीं किया जाता। तो याद रखिए, WPI में क्या शामिल होता है जरूरी वो नहीं है। पहले याद रखिए कि WPI में क्या शामिल नहीं होते। तो WPI में सेवाएं और उसके अलावा अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते। तो याद रखिए, प्रत्यक्ष कर तो शामिल होते हैं इसमें, लेकिन अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते। तो इसमें क्या पूछा था? इसमें कहा था थोक मूल्य सूचकांक WPI का आकलन चयनित वस्तुएं और सेवाओं की थोक कीमत के आधार पर किया था। तो जैसे इसमें हमको सेवा दिखाई दिया, यह कथन गलत होगा क्योंकि WPI में सेवाओं की गणना नहीं की जाती। दूसरा, वर्तमान में WPI की गणना के लिए आधार पर 2011 से 12 है। बिल्कुल ये वाला सही कथन है। आगे देखेंगे तो WPI का आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नोट करिए इसके, WPI का आकलन जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार का
कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल क्या है, ये वाला कथन सही है। तो इसमें 2 कथन सही है और एक कथन क्या है, ये वाला गलत है। तो इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके लिए आधार वर्ष 2011 से 12 है, बिल्कुल सही है। WPI का जो आकलन किया जाता है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन तीसरा, इसे भी कल समझाए थे। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन। चलिए इसे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसके बारे में चर्चा कर रहा है, तो बेरोजगारी के विषय में। किसके विषय में, बेरोजगारी, ठीक है। किसके विषय में बात हो रहा है, बेरोजगारी के विषय में बात हो रहा है। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि जो भारत में बेरोजगारी का आकलन करता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी संख्याविद करता है। कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संख्याविद, अर्थात NSSO के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए भारत में बेरोजगारी की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो भारत में बेरोजगारी की गणना किसके द्वारा की जाती है, NSSO के द्वारा की जाती है। तो याद रखिए नोट करने वाला पॉइंट यह है कि भारत में बेरोजगारी की गणना किसके द्वारा की जाती है, किसकी गणना, बेरोजगारी की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो NSSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संख्याविद के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संख्याविद के द्वारा भारत में बेरोजगारी की गणना की जाती है, ठीक है। तो भारत में जो बेरोजगारी है उसे 3 स्तर पर मापा जाता है। तो भारत में बेरोजगारी मापने के कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। कितने स्तर, 3 स्तर। तो भारत में बेरोजगारी मापने के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है सामान्य, क्या आता है, सामान्य बेरोजगारी, ठीक। तो ये सामान्य बेरोजगारी होती है, ये सामान्य बेरोजगारी जिस दिन सर्वेक्षण किया जाता है, अर्थात जिस दिन रिपोर्ट दी जाती है, तो सर्वेक्षण की तिथि से 365 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 365 दिनों के अंदर अगर एक व्यक्ति को सर्वेक्षण की तिथि से, जिस दिन इसकी रिपोर्ट एकत्रित की जा रही थी उस दिन से लेके 365 दिन के बीच यदि इस व्यक्ति को एक भी दिन काम मिला होगा, याद रखिए एक भी दिन क्या मिला होगा, काम मिला होगा, तो ये व्यक्ति किस बेरोजगारी में आएगा, तो इसे सामान्य बेरोजगारी के कैटेगरी में रखेंगे। अर्थात एक व्यक्ति को सर्वेक्षण की तिथि के ठीक बाद से यदि 365 दिन के अंदर एक भी दिन रोजगार मिलता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति सामान्य बेरोजगारी में आता है। अर्थात सामान्य बेरोजगारी में 365 दिनों की गणना की जाती है। यदि कोई व्यक्ति 365 दिनों में कोई एक भी दिन उसे रोजगार मिलता है तो सामान्य बेरोजगारी में आता है, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा आता है वर्तमान साप्ताहिक बेरोजगारी। दूसरा क्या हो जाएगा, वर्तमान साप्ताहिक बेरोजगारी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यदि किसी व्यक्ति को 7 दिनों के अंदर किसी एक भी दिन क्या मिला होगा, रोजगार मिला होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे वर्तमान साप्ताहिक। 7 दिनों के अंदर या 7 दिन के अंदर किसी भी दिन, 7 दिन के अंदर किसी भी दिन अगर उसे रोजगार मिलता है तो किस बेरोजगारी में आएगा, वर्तमान साप्ताहिक बेरोजगारी में आता है। ये इसमें जो तीसरा आता है वो होता है दैनिक बेरोजगारी। तो जो दैनिक बेरोजगारी होती है इसमें क्या कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति को दिन के 24 घंटा में से यदि एक भी घंटा क्या मिला होगा, उसे रोजगार मिला होगा, तो उसे किस में रखा जाएगा, दैनिक बेरोजगारी में रखा जाएगा। अर्थात दैनिक बेरोजगारी क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति है यदि उसे एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में यदि उसे एक भी दिन अगर काम
मतलब एक व्यक्ति को एक दिन में अगर 24 घंटा होता है, अगर उसे 24 घंटा में एक भी घंटा काम मिल जाता है तो किस में आता है, वो दैनिक बेरोजगारी में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अब इसमें क्या कहा है कि सामान्य स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इसमें क्या था, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली अस्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोग होती है किंतु मौसमी बेरोजगारी के निर्धारण में नहीं, ये गलत है। ठीक, ये दोनों में क्या किया जाता है, ये दोनों में देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए इसे देखा जाए, ये वाला प्रश्न। ये प्रश्न करा चुके हैं पहले भी हम, आज इसे दोबारा तिबारा शायद हो रहा है ये। चलिए देखिए इसे, तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है राष्ट्रीय औसत, क्या कह रहा है, तो कह रहा है राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अर्थात NPPA। ठीक है, तो राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संदर्भ में कथन पूछ रहा है यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औसत विभाग का एक संलग्न कार्यालय है। पहला कह रहा है कि जो राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औसत विभाग का एक संलग्न कार्यालय, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है यह औसत आदेश 2013 के तहत औसत की कीमत को विनियमित करता है, दूसरा ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुरूप औसत की कीमतों को समायोजित करता है, ये कह रहा है। चलिए इसे देखा जाए, इसमें कितने कथन सही है, कितने कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे NPPA के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखा जाए इसे क्या कहा जाता है, इसे राष्ट्रीय औसत। ठीक, पहला कौन सा शब्द हो गया, राष्ट्रीय औसत। दूसरा क्या कह रहा, मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। तो इसमें दो शब्द अलग अलग समझिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें ध्यान से अगर देखें तो सबसे पहले इसे समझिए, इसे इसमें लिखा है मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, अर्थात इसमें क्या है, मूल्यों को निर्धारित करने का एक प्राधिकरण है, एक नियम कानूनों का संग्रह है। इसे क्या कह रहे हैं, इसे मूल्य निर्धारण प्राधिकरण कह रहे हैं। और सामने क्या लिखा है, राष्ट्रीय औसत, मतलब भारत में जो राष्ट्रीय औसत हैं, राष्ट्रीय औसतों का जो मूल्य निर्धारण करता है उसी को क्या कहते हैं, NPPA कहते हैं। अर्थात भारत में जो राष्ट्रीय औषधि होती हैं उनके मूल्यों के निर्धारण करने वाले प्राधिकरण को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। अर्थात इसका मतलब तो यही है कि ये औषधों का क्या करता है, औषधियों का क्या निर्धारण करता है, मूल्य निर्धारण करता है। क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से लिखा है कि इस ये वाले पहले इसे देखिए, लिखा यह औसत आदेश 2013 के तहत औसत की कीमतों को विनियमित करता है। तो बिल्कुल ये औषधों की कीमतों को क्या करता है, विनियमित करता है, चूंकि इसका काम ही क्या है, मूल्यों का क्या करना, निर्धारण करना। तो ये औषधों की कीमतों को विनियमित करता है, किसके तहत, तो 2013 के तहत। तो औसत आदेश 2013, इसे याद रखिए 2013। तो औसत आदेश एक कानून था, औसत मूल्य नियंत्रण आदेश 2013। तो 2013 के तहत ये क्या करेगा, ये औसत की कीमतों को विनियमित करे, जैसा कि इसका काम है मूल्य निर्धारण करना। तो ये वाला कथन तो बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखिए ये वाला क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो औषध होती है वो कहीं ना कहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय से क्या होती है, संलग्न होती है, जुड़ी होती है। क्या होती है, जुड़ी होती है। तो याद रखिए, जैसे हम लोग को पता है कि जो औषध होती हैं वो औषधियाँ हमेशा किसी न किसी रसायन से और उर्वरक से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है, अगर ये औषध जो है ये रसायन और उर्वरक से जुड़ी होती है तो याद रखिए यह रसायन
और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग का ही क्या है, एक संलग्न कार्यालय है। अर्थात भारत में जो औषध विभाग है उसी का एक कार्यालय है, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय औषध का मूल्य निर्धारण करने वाला प्राधिकरण, इसे NPPA कहते हैं। अर्थात यह भी सही है कि यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग का एक संलग्न कार्यालय है, तो बिल्कुल ठीक है, ये कथन बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं, एकदम सही है। तीसरा आते हैं, लिखा है यह वार्षिक आधार पर, किस आधार पर, वार्षिक आधार पर, तो यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुरूप औषध की कीमतों को क्या करता है, समायोजित करता है, तो नहीं, ये जो होता है ये औषधों की कीमतों को समायोजित नहीं करता, जबकि क्या करता है, उसे संशोधित करता है। क्या करता है, संशोधित करता है। क्या नहीं करता, समायोजित ना करके क्या करता है, संशोधित। तो ये जो एक वर्ड आया है ये इसमें क्या है, गलत है। ये समायोजित नहीं करता, क्या करता है, संशोधित करता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो है ये समायोजित ना होकर क्या करता है, ये संशोधित करता है। ठीक है, तो याद रखिए जो NPPA है ये वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जब परिवर्तन होता है, तो याद रखिए जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन आ जाता है उसके अनुरूप औसत की कीमतों को क्या करता है, संशोधित करता है। अर्थात अगर सभी वस्तुएं महंगी हो रही हैं तो यह क्या कर देगा, औसत के कीमतों को क्या कर देगा, संशोधित कर देगा, मतलब संशोधन कर देगा, उसके मूल्य को घटाएगा या कम करेगा, लेकिन समायोजित नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रहेगा ये, इसका काम समायोजित करना नहीं है, बल्कि जैसे जैसे उसका दाम कम या ज़्यादा होता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के अनुसार, तो उसे कम या ज़्यादा करता है, अर्थात क्या करता है, संशोधित करता है या उसका उसमें संशोधन करता है। तो ये वाला समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे देखा जाए, हमको लगता है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखा जाए, ये आ गया आपके सामने एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, ये IR में भी हो सकता है कि भारत ने 1991 में किन किन देशों ने इसकी मदद की थी, या जो भी हो। अभी ध्यान से देखते हैं, इसमें IMF का भी नाम आता है। चलिए हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग के सामने आया है पहले इसे समझते हैं। ये है नई औद्योगिक नीति। क्या है ये, नई औद्योगिक नीति। चलिए आप लोग बताइए कितने कथन सही हैं, पहले आप लोग बताइए। लिखा है नई औद्योगिक नीति 1991। तो भारत में जो नई औद्योगिक नीति आई थी वो कब आई थी, 1991। तो उसी के संदर्भ में कुछ पूछा जा रहा है आपसे, पूछ रहा है इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में, पहले चलिए हम समझा देते हैं उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए हम पहले बताते हैं। तो याद रखिए ये भारत है, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत, आर्टिकल 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम लोग को पता है कि ये वही भारत है। हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो अगर हम लोग को ये पता चले तो सबसे पहले आक्रमणकारी कब आए थे भारत में, 712 से आए थे। 712 में लगातार मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लगातार भारत में विदेशी शक्तियों का क्या हुआ, आवागमन हुआ। और भारत लगातार 712 से देखें तो धीरे 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 1192 तक आते आते, कब तक, 1192 तक आते आते हम लोग देखेंगे कि भारत में दिल्ली सल्तनत आया। क्या आया, दिल्ली सल्तनत आया। और कब तक चला, 1526 तक। तब तक कहीं ना कहीं भारत में विदेशी शक्तियों का ही तो आधिपत्य रहा। ठीक है, इसके बाद 1526 से भारत में बाबर आया, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, और ये किसका नींव डाला, मुगल साम्राज्य का। ठीक है, और तब से लेके अगर हम लोग देखें मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएंगे तो 1757 में फ्लासे का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक, इन दोनों युद्धों में मुगल साम्राज्य का पतन तो कह ही सकते हैं कि पतन तो हो ही गया था, लेकिन अगर कहीं ना कहीं पूर्णतः पतन का बात करेंगे तो हम लोग तो 1857 में कुल मिला के इतना समझ जाते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मुगल की सत्ता तो एकदम खत्म हुई हो गई थी। लेकिन 1600 से लेके 1947 तक जिस समय मुगल का भी आधिपत्य भारत में था, उसी समय अंग्रेज का भी आधिपत्य भारत में था। अर्थात भारत दो दो शक्तियों का क्या था, आधिपत्य के अधीन काम कर रहा था। ठीक है, दो दो विदेशी शक्तियां भारत में क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। अगर हम लोग हिसाब से मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं तो भारत करीब 600-500 सालों तक क्या रहा था, विदेशी शक्तियों के आधिपत्य में रहा था। ठीक है, ऐसी स्थिति में भारत में जो आर्थिक नीति थी, आर्थिक नीतियाँ थी,
नीतियाँ थी वो विदेशियों के अनुरूप थी। ठीक है, किसके अनुरूप थी? विदेशियों के अनुरूप थी। तो हमको क्या करना था? हमको अपने आर्थिक नीतियों में क्या करना था? बदलाव करना था। क्या करना था? आर्थिक नीतियों में बदलाव करना था। कैसे? इसकी ज़रूरत कब पड़ी? तो इसकी ज़रूरत पड़ी 1991 में। कब पड़ी? 1991, जब भारत में मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। इसके बाद भारत ठीक है, तो 1991 में जब भारत के पास मात्र देश चलाने के लिए 15 दिन का पैसा बचा था। कितना दिन का पैसा बचा था? 15 दिन का पैसा। तब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री कौन थे? इधर देखिए ध्यान से यहाँ पर। तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। कौन थे उस समय? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, देखिए ध्यान से इधर। तो बताए 1991 में अगर हम लोग देखें तो 90 के दशक में जब भारत में पैसों की आर्थिक तंगी पड़ी थी, तब भारत में नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव। वहीं वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक, तब पीएम और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के कूटनीतिक और भू राजनीति के सफल प्रयासों से देश को आर्थिक तंगी से बाहर लाया गया। ठीक, इसके लिए पीएम के द्वारा और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, अर्थात इस सुझाव इनके द्वारा नहीं, आईएमएफ के द्वारा दिया गया था, लेकिन अभी हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। तो इनके समय पर जो सुझाव दिया गया था आईएमएफ के द्वारा, वो दिया गया था कि देश में क्या लाना है? तो लाना है उसे क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबराइजेशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? एलपीजी मॉडल। कौन मॉडल लाया गया था? एलपीजी मॉडल। तो 1991 में देश में कौन सा मॉडल अपनाया गया था? एलपीजी मॉडल, अर्थात लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अर्थात लिबराइजेशन मतलब क्या हो जाएगा? उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन माने क्या होता है? निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन माने क्या होता है? वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1991 में समझने वाला विषय है, इसे केवल क्वेश्चन में समझिए। तो क्या कौन सा मॉडल अपनाया गया था? एलपीजी मॉडल। ठीक, एलपीजी मॉडल में जहां एल का मतलब होता है लिबराइजेशन, अर्थात उदारीकरण। इसका मतलब क्या होता है? दरअसल इसका मतलब क्या होता है कि देश में लाइसेंस राज था 1991 से पहले। कौन सा राज था? लाइसेंस या परमिट राज। तो याद रखिए 1991 से पहले देश में क्या था? लाइसेंस या परमिट राज था। क्या था? लाइसेंस या परमिट राज। इसका मतलब क्या होता है? जब भी भारत में कोई कंपनियां आती थी तो उनके पास ये अनिवार्य होता था कि उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास लाइसेंस होना चाहिए या क्या होना चाहिए? परमिट होना चाहिए। ठीक है, तो केवल वही कंपनियां भारत में क्या कर सकती थी? व्यापार कर सकती थी जिनके पास क्या था? लाइसेंस होता था। ठीक है, तब क्या किया गया? 1991 के बाद लाइसेंस राज या परमिट राज को अनिवार्यता क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। क्या कर दी गई? अनिवार्यता खत्म कर दी गई। तो जब अनिवार्यता खत्म हो गई
तो जो विदेशी कंपनियां थी वो कहाँ आई, भारत में निवेश की। ठीक है, तो जब भारत से लाइसेंस राज या परमिट राज को खत्म किया गया, इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई, तो विदेशी कंपनियों ने भारत में जमकर निवेश किया। ठीक है, तो उस समय की जो बात थी, उस समय हम लोग देखें तो केवल 18 उद्योगों को छोड़ देते। कितने उद्योगों को छोड़ देते? 18 उद्योगों को। तो 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योग में, नोट करिए उस समय की बात है, तो उस समय 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों से क्या किया गया, परमिट रूल क्या कर दिया गया, लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया। ठीक है, लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं थी, केवल 18 ऐसे उद्योग थे जहां निवेश करने के लिए क्या चाहिए था, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। 18 उद्योगों को छोड़ देते, बाकी सभी जगह पर, सभी उद्योगों में बिना लाइसेंस, बिना परमिट के क्या किया जा सकता था, व्यापार किया जा सकता था। वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो यह संख्या 18 से भी नीचे घटकर केवल कितना रह गया है, 4। अब भारत में केवल 4 ऐसे उद्योग हैं जिसमें किसी भी कंपनी को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस की। ठीक है, वो 4 कौन कौन सी हैं? तो इसमें है इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक एरो स्पेस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस या रक्षा उपकरण। अर्थात यदि किसी कंपनी को भारत में रक्षा उपकरण के उद्योग में व्यापार करना है या निवेश करना है, ठीक, या कंपनी ओपन करना है भारत में जो रक्षा से संबंधित हैं, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। यदि कोई कंपनी भारत आती है और निवेश करना चाहती है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस में, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस राज होना चाहिए। तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, औद्योगिक विस्फोटक। औद्योगिक विस्फोटक, यदि कोई कंपनी भारत आती है और विस्फोटक पदार्थों में इन्वेस्ट करना चाहती है, कंपनी खोलना चाहती है, तो उसे क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तीसरा क्या था, जो वर्तमान में केवल 4 ही ऐसे हैं जहाँ पर ये लागू होता, तंबाकू युक्त सिगार। कैसे सिगार, तंबाकू युक्त सिगार, याद रखिए, तंबाकू युक्त सिगार रहेगा, सिगार। यदि कोई कंपनी भारत में सिगार बनाती है तो उसे क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। अर्थात से अगर यदि कोई कंपनी सिगरेट भारत में बनाती है तो उसे भी क्या चाहिए, उसे लाइसेंस चाहिए। ठीक है, इसके अलावा निर्दिष्ट रसायन, ऐसे रसायन तो जैसे निर्दिष्ट हानिकारक रसायन। चौथा क्या है, हानिकारक रसायन। इस क्षेत्र में भी, इस उद्योग में भी किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस की। तो भारत में केवल 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसी जरूरत पड़ती है लाइसेंस की। बाकी सभी उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। 1991 में देखेंगे तो 18 ऐसे उद्योग थे इस पर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाकी सब पे पड़ती थी। अब 18 से भी कम करके कितना कर दिया गया, 4। तो ये आपको समझ में आया उदारीकरण क्या होता है। चलिए अब इसी में आगे देखते हैं प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी में दूसरा मॉडल, प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण। क्या रहेगा, निजीकरण। थोड़ा सा आवाज़ हो रहा होगा, मैनेज करिए, क्योंकि यहाँ है कुछ ऐसे मंदबुद्धि के प्राणी, जब हम क्लास पढ़ाते हैं तभी वो जानबूझकर कुछ ऐसे उपद्रवी काम करते हैं, तो करने दीजिए। चलिए थोड़ा सा मैनेज करिए, उनको जवाब देने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, उतापाती टाइप के इंसान होते हैं जो उसी बोली से ठीक होते हैं जो बोलना नहीं चाहते कोई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, निजीकरण। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो निजीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या था, अगर हम लोग देखें 1991 से पहले देश में प्राइवेटाइजेशन था। नहीं, एक मिनट सॉरी, निजीकरण क्या होता है, अगर हम लोग देखें 1991 से पहले भारत में सरकारी प्रभुत्व था। क्या था, सरकारी प्रभुत्व। अर्थात भारत में जितनी भी कंपनियां थी सब कैसी कंपनी थी, सरकारी कंपनियां थी। अर्थात सरकारी कंपनियां थी तो विदेश में कोई पैसा इन्वेस्ट होता नहीं था, विदेश का कोई पैसा। तो सरकार ने कहा कि 1991 से कहा कि अब भारत में सरकारी कंपनियों के प्रभुत्व को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ठीक है, जैसे यदि कोई कंपनी ओपन होती है तो वो पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण से क्या नहीं होगी, सरकारी नहीं होगी। इस सरकार का पूर्ण नियंत्रण उस कंपनी पर नहीं होगा। वो क्या होगा कि उसमें अब निजीकरण अर्थात
निजी व्यक्तियों का भी योगदान उस कंपनी में होगा। अर्थात अब कोई कंपनी खुलेगी तो उसमें कोई निजी व्यक्ति भी क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर देता। अर्थात अब सरकार और निजी व्यक्ति ये दोनों एक साथ मिलकर कंपनी क्या कर सकते थे, ओपन कर सकते थे। जब ये आया तब देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में क्या करना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया। तीसरा ग्लोबलाइजेशन होता है, जिससे क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। ये क्या होता है, वैश्वीकरण के माध्यम से ही भारत ने विश्व से क्या करना प्रारंभ किया, व्यापार। ठीक है, तो व्यापार को गति देने के लिए भारत में किसकी जरूरत थी, वैश्वीकरण की, जो कब 1991 के बाद भारत में क्या हो गया, लागू। ये सभी रीजन थे जिसकी वजह से भारत ने तीव्र गति से विकास किया। और तीव्र गति से ही नहीं, आज अगर देखा जाएगा तो पीपीए के मॉडल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और शक्ति उपकरणों में भारत तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है और एशिया की दूसरी महाशक्ति है। तो भारत है जो इन सभी तत्वों के आधार पर भारत ग्रोथ किया और विकास किया। और आज भारत देखिए एक ऐसी स्थिति में है जहाँ यदि कोई देश भारत को किसी भी आधार पर, चाहे वो व्यापारिक आधार पे हो, चाहे वो राजनीतिक आधार पे हो, चाहे वो सांस्कृतिक आधार पे हो, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो, तो खुली चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो इसी में अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जितना समझाना था हम समझे, अब चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन था, चलिए देखा जाए ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन था। नहीं ये नहीं है, कौन सा क्वेश्चन था, ये भी नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए ये क्वेश्चन था। अब चलिए आप लोग सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व होता है कि नहीं इतना पढ़ाने के बाद। ये क्या कह रहा है, कह रहा है नई औद्योगिक नीति, क्या कह रहा है, नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में पूछ रहा। इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में आरक्षित उद्योगों की संख्या, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जिस सरकारी नियंत्रण में जो कुछ ऐसे विषय थे जिस पर केवल सरकार ही नियम कानून बना सकता है, क्या उसमें कमी किया गया और सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को घटाया गया। बिल्कुल, इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को कम किया गया, उनका नियंत्रण को कम किया गया, प्राइवेट कंपनियों के बीच में क्या दी गई, भूमिका दी गई। तो ये बिल्कुल सही हो गया, अगर आप पढ़े हैं सही तो कर ले जाएंगे। लिखा इस नीति ने एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार की सीमाओं को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के नियम में राहत दी। बिल्कुल, ये जो नियम था इसने भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्रों का एकाधिकार था उस एकाधिकार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और विदेशी कंपनियों को भी भारत में निवेश करने की अनुमति दी, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि हुई और देश तरक्की की राह पर निकल पड़ा। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या थे, सही। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये और भी दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, चलिए आगे देखा जाए। चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं, जो कि ज़्यादा अराजक तत्व फैल गए हैं यहाँ पे, तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगी, आवाज़ ज़्यादा आ रहा है तो शायद आपके पास भी जा रहा होगा। तो चलिए इसे रहने देते हैं, एक दूसरी वीडियो में भी जब जैसे समय मिलता है तो आपके पास एक दूसरा पार्ट इसका जाएगा, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। तो अब कोशिश किया जाएगा कि यही 5-6 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर जो हम लोग 150 क्वेश्चन का टारगेट बनाए थे वो ख़त्म कर लिया जाए। फिर एक दिन पूरे क्वेश्चन का क्या कर लिया जाएगा, रिवाइज कर लिया जाएगा, जिससे पता चल पाएगा कि हम लोग क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे। और हम इतना बार बार कह रहे हैं कि जो हम लोग 150 क्वेश्चन का टारगेट बना के चल रहे हैं, जिस दिन ये पूरा होगा उस दिन जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, वही क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन उसी टॉपिक से उठा हुआ क्वेश्चन जब एग्जाम में आप लोग को मिलेगा, चाहे जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको ये तो अच्छा लगेगा कि आपने जो मेहनत किया था कम से कम वो यहाँ का मेहनत तो ख़राब नहीं है। बाकी आप कहाँ पढ़ते कहाँ नहीं पढ़ते उससे यहाँ का कोई लेना देना नहीं, यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना।